हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चलिए, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने बात की थी संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति मिजोरम से होती है। काम उसका शरीर के अलग अलग अंगों और भागों को आपस में जोड़ना और उनको सपोर्ट देना होता है। फिर हमने देखा था संरचना के आधार पर ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, मेनली 3 प्रकार के: शिथिल या ढीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और तीसरा था बेटा आपका विशिष्ट या स्पेशलाइज्ड संयोजी ऊतक। फिर हमने इनके भी टाइप्स देखे थे जो हम आज एक एक करके बात करेंगे। इसके अलावा हमने देखा था संयोजी ऊतक के घटक क्या होते हैं। संयोजी ऊतक किन किन से मिलकर के बना होता है, तो इसमें एक आधात्री होती है, खुश रहिए बेटा। आधात्री में कई सारी कोशिकाएं डूबी होती हैं, कई सारे तंतु डूबे होते हैं। हमने ये भी बताया था बेटा कि आधात्री के अंदर जो कोशिकाएं धसी रहती हैं वही कोशिकाएं इस आधात्री को बनाती हैं। हमने आधात्री देखा था म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी होती है। हमने कोशिकाएं देखी थी अलग अलग सारे तरीके की, आपकी तंतुकोरक, मैक्रोफेजेस, महावक्षाणु, मास्ट कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, आपकी लसिकाणु और आपके वसा कोशिकाएं। तंतु में हमने कोलेजन और इलास्टिन तंतु कल पढ़ लिए थे। यहाँ तक सबको क्लियर है? तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है संगीता, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़े, वॉइस अब तो ठीक है? यस वाहिद, हाँ जी। काहे गुस्साए हो? गुस्साए नहीं है बेटा, 3 क्लास का बैकलॉग हो गया। तनुश्री, जाकर के पहले बैकलॉग कवर करो बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो। वॉइस स्लो है, प्लीज अभिषेक एक बार आप देख लीजिए, कोई भी दिक्कत है यहाँ तो। आगे बढ़े, एक बार थम्स अप करिए। हाँ जी। मॉड्यूल भी पढ़ना है क्या बेटा? मॉड्यूल पढ़ने की नीड नहीं है, मॉड्यूल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बिकॉज पढ़ाई हम यहाँ कर ही लेते हैं, है ना। एनसीईआरटी मैं आपको कवर करवा रही हूँ, एडिशनल जो भी पढ़ने का तरीका है, जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं आपको कवर करवाई दे रही हूँ। तो मॉड्यूल आप थ्योरी ना पढ़ें, केवल और केवल आप मॉड्यूल से क्वेश्चंस करें, ठीक है। हाँ जी, चल सो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमें संयोजी ऊतक के प्रकार पढ़ने हैं। कल हमने संयोजी ऊतक पढ़ लिया था। संयोजी ऊतक के प्रकार में बेटा हमने बोला था सबसे पहले हम देखेंगे आपके, एनसीईआरटी ने लचीले वर्ड यूज किया तो हम भी लचीले लिख देते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा सबसे पहले लचीले या ढीले या शिथिल संयोजी ऊतक, इन्हें हम बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। इन्हें हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोल देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि मैम इन्हें हम लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो लूज या ढीले कनेक्टिव टिश्यू बोलने का जो कारण है बेटा वो ये कि इस संयोजी ऊतक में हमने क्या बोला था, संयोजी ऊतक के 3 घटक है। पहला बेटा आपका आधात्री, उसी आधात्री में आपकी कोशिकाएं और तंतु दोनों धसे हुए रहते हैं। चार्ट को थोड़ी देर के लिए ऑफ किया है हमने। जो ढीले संयोजी ऊतक होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, आपकी आधात्री अधिक मात्रा में और कोशिकाएं और तंतु जो पाए जाते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिकाएं और तंतु कम मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसको हम ढीले संयोजी ऊतक कहते हैं, क्योंकि इसमें आधात्री ज्यादा है। सीधी बात है, आधात्री में कोशिकाएं और तंतु कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए बेटा हम इनको ढीले संयोजी ऊतक कह देते हैं, ठीक है। लूज, बहुत ज्यादा ग्रेवी है, ग्रेवी में छोले कम है, ठीक है, तो वो पानी वाली हो गई। कम ग्रेवी है और उसमें छोले ही छोले हैं, गाढ़ी सब्जी बन गई, है ना, तो ये हो गए आपके सघन संयोजी ऊतक। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ढीले संयोजी ऊतक में आधात्री ज्यादा होती है और जो
तंतु और कोशिकाएं, सेल्स और फाइबर्स जो होते हैं उनकी मात्रा काफी कम होती है, इसीलिए हम इसको ढीले संयोजी ऊतक कहते हैं। अब इसके अंदर भी दो तरीके के आते हैं, कौन कौन से? एक हो गया बेटा आपका अंतराली एरियोलर जिसे हम बोलेंगे, और दूसरा हो गया बेटा आपका वसा या एडिपोस। ठीक है, वसा को हमें अलग से नहीं पढ़ना है, हमने कल वसा कोशिकाएं पढ़ी थी, एडिपोसाइट्स। उसमें हमने जो देखा था वसा कोशिकाएं क्या होती हैं, जो वसा का संग्रहण करती हैं। वसा क्या होता है? वो भोजन जो हमने खाया वो इमीडिएटली सारा यूज नहीं होता, उसका कुछ जो भाग होता है वो वसा के रूप में बॉडी में संग्रहित हो जाता है, और जब हम भूखे रहते हैं, हंगर वगैरह वाले फेज में रहते हैं, उस टाइम पर ये जो संग्रहित वसा है ये टूट करके आपको ऊर्जा देता है। तो उस टाइम के लिए संग्रहित वसा ऊर्जा का सोर्स बना हुआ रहता है। तो वो वसा हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, तो ये हम वसा वापस से रिवाइज नहीं करेंगे। वसा में बेटा आपकी कोशिकाएं हमने देखी ली थी, मोनोलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर। मोनोलोक्यूलर में आपका जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, वेल के अंदर, ऊंट के कुबड़ में, मरीनो भेड़ की पूंछ में, और ब्राउन वसा भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑल्दो एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, बात करेंगे हम इसके अंदर अंतराली संयोजी ऊतक या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में बेटा जो सारे सेल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, हमने क्या देखा था? फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर का निर्माण करते हैं, ठीक है, इनसे निकल रहे हैं आपके ये कोलेजन फाइबर्स, झुंड में पाए जाते हैं या गुच्छे में पाए जाते हैं, सफेद रंग के होते हैं, इनमें शाखाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई बेटा? ये हो गई आपकी तंतु कोरक कोशिकाएं, फाइब्रोब्लास्ट, और इनसे निकलने वाले ये हो गए आपके कोलेजन तंतु। ठीक है, इसके अलावा याद करिए हमने इलास्टिन तंतु भी पढ़े थे, जो पीले रंग के होते हैं, शाखित होते हैं, ठीक है, लचीले होते हैं। ये हो गए आपके इलास्टिन तंतु। ठीक है, ये जो मैंने खाली जगह दिखाई है ये है आपकी आधात्री, जो इसमें कहाँ कुछ भी नहीं है बेटा, वो क्या है? आधात्री मैट्रिक्स। इसी आधात्री में आपकी ये कोशिकाएं, तंतु, ये सब पाए जा रहे हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे आपकी मास्ट कोशिकाएं होंगी, ठीक है, यहाँ पर आपकी मास्ट कोशिकाएं होंगी, महाभक्षाणु कोशिकाएं होंगी, ये हो गई आपकी महाभक्षाणु। अमीबी होती है ना, कलर कोई और यूज कर लूं इसमें, ठीक है, इसको हम बोल देंगे महाभक्षाणु कोशिकाएं। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पर पाई जाती हैं आपकी मोनोसाइट्स, ठीक है, इनको हम मास्ट कोशिकाएं बोल देंगे। रुक जाओ। यहाँ पर वसा संग्रहण वाली एडिपोसाइट भी आ जाएगी।
ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें ये हो गई बेटा आपकी वसा कोशिकाएं। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसमें रक्त वाहिनियां भी पाई जाएंगी। ठीक है, इसमें ये आर्टरीज, वेन्स, ये सब रक्त वाहिनियां भी पाई जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो खाली जगह है जिसे हम आधात्री कहेंगे, यहाँ पर आधात्री ज्यादा है, कोशिकाएं और तंतु संख्या में कम है, तो वो दूर दूर व्यवस्थित है, जिसकी वजह से हम इसको ढीले या शिथिल संयोजी ऊतक बोलते हैं। अब ये अंतराली संयोजी ऊतक होता क्या है, अंतराली संयोजी ऊतक कहाँ पाया जाता है और क्यों हम इसको अंतराली संयोजी ऊतक बोलते हैं, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अंतराली संयोजी ऊतक को अंतराली इसलिए बोलते हैं, अंतराल का मतलब होता है स्पेसेस। बॉडी में इतने सारे जो ऑर्गन्स और टिश्यूज प्रेजेंट है, सारे ऐसे चिपके चिपके तो नहीं प्रेजेंट है ना, उनके बीच में कुछ खाली जगह है, उन खाली जगह को बेटा हम अंतराल कहते हैं। पिंकी, अभी हम इसके फंक्शन पे आ रहे हैं बेटा। तो आपके शरीर में अंगों के या ऊतकों के बीच में उपस्थित अंतराल यानी कि स्पेसेस में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक को हम अंतराली संयोजी ऊतक बोलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले शरीर में ऊतकों व अंगों के बीच उपस्थित अंतरालों, जिन्हें हम बोलते हैं एरियोले या स्पेसेस, में पाया जाने वाला ऊतक अंतराली संयोजी ऊतक कहलाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा याद करिए, हमने पढ़ा था उपकला ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो किसी दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। उप मतलब ऊपर, कला मतलब वृद्धि। याद आ रहा है कि नहीं? तो एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो किसी अन्य टिश्यू के ऊपर वृद्धि करता है। वो अन्य टिश्यू कौन सा है बेटा? संयोजी ऊतक। संयोजी में भी बेटा वो है आपका अंतराली संयोजी ऊतक। तो इसका काम क्या होता है बेटा? इसका जो काम है वो होता है, ये उपकला ऊतक को वृद्धि करने के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू किसके ऊपर ग्रो करेगा? किसी अंतराली संयोजी ऊतक के ऊपर ग्रो करेगा। समझे कि नहीं? ठीक है। तीसरा बेटा हम देखें इसकी स्थिति, आपकी बॉडी में ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बेटा त्वचा के नीचे, और त्वचा के नीचे पाया जाने वाला अंतराली संयोजी ऊतक हम पेनिकुलस कार्नोसस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पेनिकुलस कार्नोसस। हाँ, चलिए लिख लीजिए बेटा। नाटा सर की क्लास नहीं चल रही है। सिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है बेटा, मेरी और सर की सेम टाइम पे ही क्लास होती है, तो आई हैव नो आइडिया ना। मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्लास, सर कहाँ है मुझे नहीं पता। ले लेंगे, आ जाएंगे। हाँ जी, नो रुखसार, आई हैव नो आइडिया। और अगर नहीं हो रही है क्लास तो जो भी सर ने अब तक पढ़ाया वो जाके रिवाइज कर लो। यहाँ पर आकर के अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? सर ये पढ़ा चुके होंगे ना, सर की स्पीड तो ज्यादा ही रहती है। डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं यार। हालांकि अभी 1-2 साल से नहीं पूछ रहे, लेकिन पूछते तो हैं। ठीक है ना, नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये बनाना है, बिल्कुल बनाना है। ये आप डायग्राम एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। ये देखो, ये हो गया बेटा आपका, ये बीच में कुछ नहीं है तो वो आधात्री है। ठीक है, ये पूरी क्या है?
ये आधात्री है, इसमें आपके ये तंतुकोरक कोशिका हो गई, ठीक है, जिनसे आपके ये कोलेजन तंतु निकल रहे हैं। इसके अलावा ये पीले पीले जो है बेटा, ये आपके इलास्टिन तंतु है, ठीक है। इस इलास्टिन तंतु के अलावा ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंट है ना। इन्हीं से बेटा उपकला ऊतक को भी नरिशमेंट वगैरह मिलता है। ये आपकी अमीबा के आकार की महाभक्षाणु कोशिकाएं हो गई, ये आपकी मास्ट कोशिकाएं हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी बेटा वसा कोशिका हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी आपकी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, समझे कि नहीं। अब अलग से अगर हम वसा कोशिका देखें, जो हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं, मैंने आपको मोनोलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर दोनों टाइप के श्वेत और भूरी वसा दोनों बताया है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बार मुझे देखकर बता सकते हैं कि ये कौन से तरीके की वसा कोशिका यहाँ पे दिखाई है, मोनो या मल्टी, एक रिक्तिका वाली या कई रिक्तिकाओं वाली। हाँ जी, ये बेटा वसा कोशिका है, ठीक है, जो वसा ऊतक में पाई जाती है। आप मुझे ये बताइए कि ये वसा कोशिका है कौन सी, ये मोनोलोक्यूलर है या मल्टीलोक्यूलर है। फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बनाती है, बिल्कुल सही है। मोनोलोक्यूलर, यस सोनू, बिल्कुल सही है। कॉज ये बेटा कोशिका की बाउंड्री है, ठीक है, इसमें एक ये न्यूक्लियस है और बाकी का बेटा पूरा जो भाग है ये आपका वसा संग्रह क्षेत्र है, मोनोलोक्यूलर है, बिल्कुल सही है, मल्टी नहीं है बेटा। इसी के साथ खत्म होता है आपका ढीले संयोजी ऊतक। अब हम बात करते हैं बेटा आपके सघन संयोजी ऊतक की, ठीक है। तो ढीले में एक हो गया बेटा आपका कौन सा, अंतराली संयोजी ऊतक। दूसरा मैंने आपको वसा संयोजी ऊतक कल पढ़ा दिया है, ठीक है। हेडिंग डालिएगा बेटा, दूसरा जो है आपका वो है सघन संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सघन संयोजी ऊतक या डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सघन संयोजी ऊतक को डायग्राम भी बनाना है, बनाए, बिल्कुल बनाओ बेटा, बिल्कुल बनाओ। मैं अगर बना रही हूँ तो आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ ना बेटा, मुझे तो आता ही है। सघन संयोजी ऊतक को हम सघन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें जो आधात्री है वो कम मात्रा में पाई जाती है और कोशिकाएं और तंतु जो होते हैं यहाँ पर, कोशिकाएं व तंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कोशिकाएं और तंतु ज्यादा हैं तो ये डेंस हो जाते हैं, टाइटली पैक्ड हैं आपस में, है ना, जिसकी वजह से आधात्री यहाँ पे आपको कम दिखाई देती है। अब सघन संयोजी ऊतक भी याद करिए, हमने दो तरीके के पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था नियमित सघन संयोजी ऊतक, दूसरा हमने देखा था अनियमित सघन संयोजी ऊतक। तो जरा हम उस पर अगर चर्चा करें तो पहला आपका नियमित, दैट इज रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा हो गया बेटा आपका अनियमित सघन संयोजी ऊतक या इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हाँ जी, नोट करना है। हेमराज, तेरा साबुन स्लो है क्या? है बंटी, कर लो नोट बेटा। मैम बोलो तो। अर्निका, क्या बोलना है बेटा? नियमित में टेंडन्स और लिगामेंट्स आते हैं, यस दिलकेश। हाँ मैम, मेरे बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में बेटा, मुझे पता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। मैम नहाटा सर से जेलसी हूँ। चारू पूछ रही है मैडम आप नहाटा सर से जलते हो? अरे मेरा बच्चा, मैं तो उनकी तारीफ कर रही हूँ कि सर की स्पीड मुझसे वैसे भी ज्यादा है, तो सर ने डेफिनेटली ये पढ़ा दिया होगा। तो जो नहाटा सर के बच्चे हैं वो मेरी क्लास में आके अपना टाइम वेस्ट ना करें, जाकर के अगर सर की क्लास नहीं हो रही है तो प्लीज जो भी सर ने अब तक पढ़ाया वो रिवाइज कर लो। कितना सिंपल है, नहीं चारू? बाकी हाँ चारू, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही दिखाई देता है। माइट भी आपके अंदर जे फैक्टर काफी है तो आपको दूसरों के लिए भी लगता हो, ठीक है। जय कटप्पा गुरुजी, ऑल क्लियर। अरे भाई
मैं कटप्पा तो नहीं हूँ, मैंने नहीं मारा बाहुबली को। मैम इस डायग्राम के एबीसीडी पूछते हैं, हाँ बेटा वो पूछ लेते हैं जनरली, ठीक है। चलो मैम आप रिप्ले नहीं करती हो, रिप्ले क्यों करूंगी मैं, क्यों मैं वापस से प्ले करूंगी, नहीं। रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं सबके मैसेजेस पढ़ नहीं पाती हूँ। रीप्ले तो मैं कभी नहीं करूंगी, क्यों करूंगी मैं बार बार मैं क्यों खेलूंगी, मैं नहीं खेलूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नियमित और अनियमित में क्या होता है, तो इसके भी हम जरा चित्र बना करके समझेंगे। चलो पहले आप नियमित देखिएगा, थोड़ी देर के लिए चारू जैसे बच्चों से बचने के लिए मैं चैट ऑफ कर देती हूँ। देखो ये हो गई तंतुकोरक कोशिकाएं, ठीक है, और ये हो गए इनके बीच में उपस्थित तंतु। बचपन में हम चिड़िया ऐसी बना देते थे ड्राइंग में। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो कोशिकाएं हैं और जो तंतु हैं, ये एक तो डेंस है, आधात्री यहाँ पे कम दिख रही है ना, कॉज कोशिका और तंतु की मात्रा ज्यादा है। दूसरा वो पैरेलली अरेंज्ड है, पैरेलली समानांतर व्यवस्थित है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आपस में पैरेलल या एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड है, इसलिए हम इनको नियमित संयोजी ऊतक बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोशिकाएं और तंतु समानांतर, या इसको हम बोल देंगे पैरेलल रूप से व्यवस्थित है, इसीलिए बेटा हम इसको नियमित या रेगुलर सघन सघन संयोजी ऊतक कहते हैं। अनियमित की अगर हम बात करें तो यहां पर जो कोशिकाएं और तंतु हैं ये सघन रूप से भी व्यवस्थित है, सघन रूप से मतलब कि काफी ज्यादा है संख्या में, और ये आड़े तिरछे व्यवस्थित है, ठीक है। क्योंकि ये आड़े तिरछे व्यवस्थित है इसलिए हमने इसको अनियमित या इरेगुलर बोला, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि कोशिकाएं और तंतु आड़े तिरछे रूप में व्यवस्थित है, समझे कि नहीं। सघन क्योंकि यहाँ पे आधात्री कम है, कोशिकाएं और तंतु की मात्रा ज्यादा है, थम्स अप कर देना एक बार। नियमित और अनियमित क्यों बोला, नियमित में सब नियमित रूप से या पैरेलली एक मैनर्ड वे में पैटर्न में व्यवस्थित है, अनियमित में आड़े तिरछे इरेगुलरली
व्यवस्थित है। ठीक है, अब इसके उदाहरण अगर हम देखें कहाँ पाए जाते हैं ये, तो नियमित के उदाहरण है बेटा आपके स्नायु, लिगामेंट्स और कंडरा, टेंडन्स में। अब क्वेश्चन बेटा यहां से आपके नीट में आ चुका है। ठीक है, स्नायु और कंडरा किसके बने होते हैं? नियमित सघन संयोजी ऊतक के बने होते हैं। स्नायु और कंडरा काम क्या करते हैं? तो बेटा स्नायु का काम होता है आपकी बॉडी में दो हड्डियों को आपस में जोड़ना। ठीक है, ये आपकी बॉडी में दो बोन्स हैं, इन दोनों बोन्स को आपस में जोड़ने का काम जो होता है वो कौन करते हैं? लिगामेंट्स। जबकि इसी हड्डी से अगर मुझे किसी पेशी को जोड़ना हो, ये मसल है, ठीक है, इस हड्डी से अगर मुझे पेशी को जोड़ना है तो वो कौन जोड़ेगा? आपके कंडरा। यस, वेरी गुड, ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है। तो लिगामेंट्स का काम होता है BULB, बोन को बोन से लिगामेंट्स यूनाइट करते हैं। ठीक है, तो स्नायु क्या करते हैं बेटा? अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। ठीक है, स्नायु जो होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं, जबकि लिगामेंट्स जो होते हैं, सॉरी, जो आपके टेंडन्स होते हैं कंडरा, ये पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस, यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज लेट मी नो, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। यस मैडम, क्लियर है। हाँ जी, यस ड्रीम गर्ल, टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू लिगामेंट्स, सॉरी, मसल्स टू बोन। हाँ जी, ये हो गया आपका नियमित। अब हम एक बार अनियमित देख लेते हैं। अनियमित की लोकेशन क्या होती है? इसकी अगर हम स्थिति देखें तो पहली बात तो ये आपके त्वचा में पाई जाती है। ठीक है, स्किन में। दूसरी बात बेटा, जितने भी आपके आवरण हैं, आवरण यानी कि कवरिंग्स जितनी भी हैं आपकी बॉडी में, उनमें भी यही अनियमित सघन संयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, अब त्वचा भी देखा जाए तो बॉडी का मेन आवरण ही है। ठीक है ना, तो त्वचा भी बॉडी का आवरण है, तो वहां पे आपका सघन अनियमित संयोजी ऊतक। इसके अलावा बेटा, अरे कविता, इसके अलावा जो भी आपके अंगों के आवरण है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं यहाँ पे बताऊं, आवरण के अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको बताऊं तो आप देखो, फेफड़ों का आवरण, इसे हम बोलते हैं प्लूरा या फुफ्फुस आवरण, इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, हृदय का आवरण, हृदय के आवरण को बेटा हम बोलते हैं पेरी, मतलब चारों तरफ, कार्डिया मतलब हृदय, तो इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके अलावा आपके बोन्स का आवरण, अस्थि का आवरण जो होता है बेटा, उसको हम कहते हैं पेरीऑस्टियम। पेरी मतलब चारों तरफ, और ऑस्टिया का मतलब होता है अस्थि। कहीं पर भी ऑस्टियो, ऑस्टिया, ऑसियम वर्ड मिले मतलब हड्डी की बात हो रही है, पेरीऑस्टियम। फिर उपास्थि का आवरण, ठीक है, आपके उपास्थि यानी कि कार्टिलेजिस का जो आवरण होता है, इसे हम बोल देते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरी मतलब चारों तरफ, और कॉन्ड्रो का मतलब होता है उपास्थि, तो पेरिकॉन्ड्रियम।
इसके अलावा बेटा आपका मस्तिष्क का आवरण, आपके ब्रेन का, मस्तिष्क के सबसे बाहरी आवरण को बेटा हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे आवरण होते हैं आपकी बॉडी में, जैसे आपकी आहार नाल में सबसे बाहर ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, आपके किडनी का आवरण रीनल कॉर्पसल जिसे हम बोल देते हैं, आपके लिवर के अंदर छोटे छोटे हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, उसके आवरण को ग्लिसन्स कैप्सूल बोल देते हैं। तो जितने भी आपकी बॉडी में आवरण है, जितने भी आपके अंगों की कवरिंग्स हैं, वो सारी की सारी कवरिंग्स बेटा आपके अनियमित सघन संयोजी ऊतक की बनी है। हाँ, क्लास 11th में दूसरा था, क्या दूसरा था बेटा? हाँ, क्लियर है यहाँ तक सबको? लिख लो, मैं तब तक पानी पीऊं। यस मैम, ये बोन वाला समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, मत समझो। आगे लिगामेंट्स, आपने देखा क्रिकेटर्स को या जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, उनको लिगामेंट इंजरी होती रहती है। लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट ऐसी संरचनाएं हैं जो आपके पास कितनी हड्डियां हैं आपको पता है? कितनी हड्डियां हैं? 500, 800? नहीं मैम, 300। कितनी हड्डियां हैं आपके पास? 206। यस, तो आपके शरीर में जो 206 हड्डियां हैं, इनमें एक हड्डी जो आपके यहाँ जीभ जिससे जुड़ी हुई है आपकी, ठीक है, जिसको हम हायोइड अस्थि बोलते हैं, इस हायोइड को छोड़ दो अगर एक को, तो शरीर में जो 205 अस्थियां हैं, वो सारी ऐसी अस्थियां हैं जो किसी ना किसी दूसरी अस्थि से जुड़ी हुई हैं। तो बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं, हायोइड को छोड़ के सारी बोन्स किसी ना किसी दूसरी बोन से जुड़ी हुई हैं। तो दो बोन्स आपस में कई सारे तरीके से जुड़ सकती हैं, उनमें से एक तरीका है बेटा स्नायु की मदद से। तो दो बोन्स आपस में स्नायु की मदद से जुड़ी होती हैं, उनके सिरे आपस में स्नायु यानी कि लिगामेंट्स की वजह से मदद से जुड़े होते हैं। अभी समझ में आया? ठीक है, अभी के लिए इतना। तो हमने बेटा ढीले संयोजी ऊतक देख लिए, पहला। हमने सघन संयोजी ऊतक देख लिया, दूसरा। अब हम तीसरी कैटेगरी देखते हैं जिसका नाम है विशिष्ट संयोजी ऊतक। जिसे हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, विशिष्टीकृत भी बोल देते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये जो विशिष्ट संयोजी ऊतक है, याद करिए इसमें हमने दो देखे थे। एक हमने बात की थी कंकाली संयोजी ऊतक की, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी हमने बात की थी तरल संयोजी ऊतक की। तरल के अंदर आता है आपका ब्लड और लसिका, रुधिर और लसिका, ब्लड एंड लिम्फ। कंकाली में आता है आपका अस्थि और उपास्थि। कंकाली बेटा हम यहाँ पढ़ेंगे, तरल वाला हम अगले चैप्टर में शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण जब हम पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हम पढ़ेंगे शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण में, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अभी हम केवल और केवल कंकाली संयोजी ऊतक पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आप हेडिंग डालिएगा कंकाली
संयोजी ऊतक। सही है, गलत नहीं है, बस जगह थोड़ी चेंज करिए। कंकाली संयोजी ऊतक which is skeletal connective टिश्यू। कंकाली संयोजी ऊतक में बेटा दो आते हैं, कौन कौन से? एक हो गई आपकी अस्थि बोन्स, दूसरी हो गई आपकी उपास्थियां या कार्टिलेजेस, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। कंकाली जो शरीर का कंकाल बनाती हैं, ठीक है, कंकाल जो आपके शरीर को एक्चुअल में ढांचा प्रदान करते हैं। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है निशा, बोल सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है यार। बाकी चैप्टर इंटरेस्टिंग लगते हैं, पर बाकी चैप्टर के लिए कहीं ना कहीं ये पढ़ना पड़ेगा, समझे कि नहीं? यस, चलिए। तो जब हम बात करते हैं पहली आपकी अस्थि की, हेडिंग डालिएगा अस्थि या बोन। अस्थि के बारे में बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थि किससे मिलके बनी है? आधात्री प्लस कोशिकाएं प्लस तंतु। ठीक है, अब इसमें कोशिकाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं बेटा? तो इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं आपकी ऑस्टियोब्लास्ट जो अस्थि का निर्माण करती हैं, ऑस्टियोसाइट्स इनको हम अस्थि अणु भी बोल देते हैं, और तीसरी हो गई बेटा आपकी ऑस्टियोक्लास्ट। तीन तरीके की बेटा कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी अस्थि में। ठीक है, तंतु कौन से पाए जाते हैं बेटा? तो तंतु इसमें पाए जाते हैं आपके कोलेजन तंतु, और आधात्री किसकी बनी होती है? आधात्री बेटा इसकी बनी होती है आपके ऑसीन प्रोटीन की, इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि की। थोड़ा बहुत इसमें फ्लोराइड भी होता है। ठीक है, अब यहां पर बेटा म्यूकोपॉलीसेक्राइड तो है ही, म्यूकोपॉलीसेक्राइड में ये सब कुछ है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, और वो ये स्टार बना के लिख लीजिएगा कि अस्थि या अस्थियों की आधात्री जो होती है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो ठोस, सॉलिड, अनानम्य, अनानम्य यानी कि नॉन फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम लवण सॉल्ट्स और कोलेजन तंतु पाए जाते हैं।
ठीक है। तो आपकी जो बोन्स होती है बेटा, उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। आपकी बोन्स बहुत स्ट्रांग है। ऐसे बोन्स मुड़ जाती है क्या? मैग्नीशियम वगैरह भी होता है, फ्लोराइड भी होता है, लिख लो यहाँ पे, लिख लो। मैग्नीशियम भी होता है, फ्लोराइड भी होता है, ठीक है। तो आपके बेटा जो बोन्स होती हैं, उन बोन्स की जो आधात्री है वो बहुत कठोर है, ठीक है। वो ठोस है, वो नॉन फ्लेक्सिबल है, मुड़ नहीं जाती है। क्यों नहीं मुड़ जाती हैं? क्योंकि इसकी आधात्री में कैल्शियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं और कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जल्दी से लिख लो। हाँ जी, ये लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। कोलेजन फाइबर बताया था, गुच्छे में पाए जाते हैं, सफेद रंग की कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। डन। 65% कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होता है बेटा, 65% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। हम केवल कैल्शियम नहीं बोलेंगे, 65% में सारे के सारे अकार्बनिक लवण होते हैं। मैडम आपकी 11th के नोट से मैच नहीं हो रहा है बेटा। कम या ज्यादा कुछ भी है वो भी सफिशिएंट है। कुछ अगर आपको कम लगे तो यहां से लिख लो, ज्यादा लगे तो रहने दो। देखो भैया, मैं रोबोट तो हूं नहीं, और ना मैं रटती हूँ सब्जेक्ट को, तुम्हें पता है ना, मैं ना मैं खुद रटती हूँ, ना मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कभी रटे। तो मेरे शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, 2-3 लाइनें प्लस और माइनस हो सकती हैं, ठीक है। आप मेरे किसी बैच में, इनफैक्ट मैं तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, अभी अर्जुना में भी यही चैप्टर चल रहा है, उसमें कॉकरोच शुरू हो चुका है। तो अर्जुना और यकीन में जो बैक टू बैक चल रहा है ये, उसमें भी आपको नोट्स में चेंजेस लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 11th में तो ज्यादा पढ़ाया था, बढ़िया है, खुश रहो। मैम आपका दूसरा लड़का डन है यहाँ तक? यस। चलो, अब बेटा अस्थि में अगर हम बात करें इसकी संरचना की, एक लंबी अस्थि की संरचना देख लें, अस्थि के कार्य देख लें। एक लंबी अस्थि की संरचना, एक लंबी अस्थि की संरचना अगर हम देखें, स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, ठीक है। इस लंबी अस्थि में ये वाला जो भाग है जिसको हम शीर्ष बोल सकते हैं, इसे हम कहते हैं एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, ये जो भाग है, जो इसका एक्चुअल शाफ्ट है, इसे हम बोलते हैं डायाफाइसिस। एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में ये वाला जो भाग है, इसे बेटा हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। ये इसका गर्दन भाग हो गया, यस, मेटाफाइसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस नहीं है भाई साहब, फाइसिस है। यहां पर अंदर की तरफ इसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं आरबीएम।
और बीच में बेटा जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं पीली अस्थि मज्जा या येलो बोन मैरो YBM। ठीक है। लंबी अस्थि मतलब आपकी ये बाजू वाली अस्थि, ऊपर आम वाली, आपके कोनी से लेके कलाई तक की 2 अस्थियां, आपकी जांग की अस्थि, आपके घुटने से लेकर के एड़ी के बीच में 2 अस्थियां, ये आपके शरीर की कुछ लंबी अस्थियां हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा जो सिर वाला भाग होता है, हाँ ये डॉग वाली बोन लग रही है आदित्य, हाँ ये डॉग बोन ही है। ठीक है ना। जो सिर वाला भाग होता है उसको हम लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो कहते हैं, और बीच वाला जो डायफाइसिस भाग है जिसको हम शाफ्ट भी बोल देते हैं, ये है आपकी पीली अस्थि मज्जा या येलो बोन मैरो। इनके काम क्या होते हैं अगर हम देखें तो लाल अस्थि मज्जा में आपके रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। जो आपके ब्लड सेल्स हैं बेटा, RBC, WBCs, प्लेटलेट्स, इन सब का निर्माण बेटा कहाँ होता है? आपकी लाल अस्थि मज्जा में। पीली अस्थि मज्जा में बेटा आपका वसा का संग्रहण होता है। यहाँ पर आपका फैट स्टोर होता है। वसा कोशिकाओं के अलावा आपकी पीली अस्थि मज्जा में भी वसा का संग्रहण होता है। ठीक है। मैम नहीं दिखता है, बड़ा लिखिए। कितना बड़ा लिखूं भाई? हाँ कितना बड़ा लिखना है? फास्ट स्टोर नहीं होता है, फैट स्टोर होता है। अब इंपॉर्टेंट है बेटा आपका ये मेटाफाइसिस भाग। ठीक है। ये जो मेटाफाइसिस वाला पार्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये जो बेटा मेटाफाइसिस भाग होता है, यहां पर मेटाफाइजियल या एपीफाइजियल प्लेट पाई जाती है। मेटाफाइजियल प्लेट या एपीफाइजियल प्लेट पाई जाती है। क्या होता है इस मेटाफाइजियल या एपीफाइजियल प्लेट में? यहां पर बेटा आपके अस्थि बनाने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर अस्थि बनाने वाली, ठीक है ना। यहां पर आपकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज यानी कि अस्थि निर्माण क्रिया इसी प्लेट में होती है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है आपके इस एपीफाइजियल या मेटाफाइजियल प्लेट में। मतलब आपकी जो लंबी अस्थियां हैं उनकी जो लंबाई बढ़ रही है वो इस मेटाफाइजियल प्लेट के अंदर होने वाले ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से बढ़ रही है। ठीक है। होता क्या है बेटा, ये मेटाफाइजियल प्लेट, ये प्लेट किशोरावस्था से या किशोरावस्था के साथ नष्ट होने लगती है। ठीक है। क्योंकि बेटा किशोरावस्था मतलब प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब वो 10 से 14 साल वाली उम्र। ठीक है ना। इस टाइम पर बेटा ये जो एपीफाइजियल प्लेट होती है ये धीरे 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 नष्ट होने लगती है, गायब होने लगती है, जिसकी वजह से जो आपकी हाइट बढ़ने की क्रिया थी वो किशोरावस्था के बाद कम होने लगती है। कम होने लगने का मतलब ये नहीं कि आपकी हाइट जो बड़ी थी वो हाइट छोटी हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि किशोरावस्था से पहले जिस स्पीड से आपकी हाइट बढ़ रही थी वो हाइट बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है। और यही रीजन है बेटा कि किशोरावस्था के बाद बहुत ज्यादा हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है। यही रीजन है कि हाइट एक उम्र तक ही बढ़ती है। लगभग 18-20 साल का जब बच्चा होता है तब बेटा
तब तक ये एपिफाइजल प्लेट जो है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। अब किसी में 2-4 साल ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जनरली 17 से 20 साल के बीच में एपिफाइजल प्लेट पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि आफ्टर अ सर्टेन एज, एक उम्र के बाद जो हाइट है वो बढ़नी बंद हो जाती है। ठीक है, फिर ये जो आते हैं ना टीवी में ऐड, कद बढ़ाएं, हमारे यहाँ से आए, वो गोलियां ले जाएं, चूरन ले जाएं, आपकी हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी। अरे नहीं चारू, ऐसा नहीं है। ये सब झूठ है। ठीक है, जब आपकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ही खत्म हो चुकी है तो कैसे ये चूरन आपकी हाइट बढ़ा देंगे? हाँ, वो आपकी हड्डियों की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, फिर लंबाई नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, इसलिए नेवर गो फॉर ऑल दीज, यस नीट लवर खुश रहिए, नेवर गो फॉर ऑल दीज कद बढ़ाएं चूरन, कद बढ़ाएं दवाइयां, जो आप नेचुरली कर सकते हैं। जैसे अभी आपकी बिल्कुल वो कगार है कि खत्म हो रही है वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, और अभी अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा स्किपिंग, रस्सी कूदना, या कहीं पे भी ऐसे आपको हैंगिंग वगैरह हो, लटकना वगैरह हो पेड़ की डाली से घर में कहीं पे, तो आप लटक लो। ठीक है, वॉलीबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, ये सब खेलने से आपकी थोड़ी बहुत अभी हाइट बढ़ सकती है, जिससे बॉडी स्ट्रेच हो। ठीक है ना, बाकी फालतू ये चूरन उरन के चक्कर में मत पड़ो। हाँ जी मुबाशिरा, कहाँ गए थे? यस, तो ये प्लेट किशोरावस्था के साथ नष्ट होने लगती है और लगभग लगभग लिख रही हूं मैं 17 से 20 वर्ष की उम्र तक पूर्णतः नष्ट हो जाती है, और इसके नष्ट होने के बाद अस्थियों की लंबाई नहीं बढ़ती। समझे कि नहीं? यही रीजन है कि हाइट जो है वो आपकी एक उम्र तक ही बढ़ती है। क्लियर है? हाँ, आपका क्लास ठीक से चल रहा है संदीप यादव, और ये बोल के तू नजर लगा रहा है ना? सच सच बता। 5 फुट 6 इंच है। ठीक है, कनिष्का मेरे जितनी है फिर तो हाइट, 5-6 तो बहुत होती है। वाहिद खान 6 फुट 4 इंच, ओ माय गॉड, अमिताभ बच्चन को टक्कर दे रहे हो क्या? हाँ, रनिंग से बिल्कुल बढ़ सकती है निशी। समझ में आया कि नहीं? 6 बहुत है, बहुत है। लड़कियां नहीं मिलेंगी फिर, जया बच्चन ढूंढते रहना। हाँ, तुम्हारी हाइट के हिसाब से। ऑल्दो मैं ऐसा देख रही हूँ कि आजकल लड़कियों की भी हाइट काफी हो रही है यार, मतलब लड़के भी काफी लंबे हो जा रहे हैं, लड़कियां भी काफी लंबी हो जा रही हैं आजकल। आई हैव नोटिस दिस। मेरे जान पहचान में काफी लड़के हैं जो इतने लंबे हो गए हैं कि जिन्हें मैं बचपन में पढ़ाती थी, अब उनको मुझे ऐसे देखना पड़ता है कि मतलब खंबा है क्या ये। लड़कियां भी, मैम मेरी तो 5'3" है, ओ माय गॉड। 5'3" तो मतलब एवरेज है इंडिया में लड़कियों की हाइट अभी तक। 5'3", 5'4" का एवरेज है इंडिया में। अब सब अपनी हाइट बता दो, मैं बड़ा था। देखो बेटा, मेरा तो ब्याह रच गया है ना। मैं 5'5", मेरा पति 5'11", मेरा ठीक चल रहा है। ठीक है ना, मेरा तो ब्याह रच गया है। अब तुम अपनी हाइट के हिसाब से अपना जीवन साथी ढूंढ लो। अब क्या पता तुम लोगों को यहाँ पे हाइट इसीलिए बतानी हो, क्या पता कोई हाइट से ही पट जाए, शक्ल से कोई पटे ना पटे। नहीं पढ़ लो। कल भी मैंने बताया था, देखो लड़कियों, तुम तो स्पेशली भी पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है ना, लड़कों का भी है, लड़कों पर तो देखो बाय डिफॉल्ट ही है कि हमें पढ़ना है, हमें जिम्मेदारी उठानी है घर की, परिवार की। लड़कों का तो बाय डिफॉल्ट है, पर लड़कियों तुम्हें भी उठानी है। अपनी जिम्मेदारी कम से कम उठा लो, किसी और की भूल जाओ। हाँ, अरे मैम, चलो डन है यहाँ पे सब, यहाँ पर सबका। अब अगर मैं आपको बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है, जैसे जो लंबी बोन है ना, ये हमने ऐसी बनाई थी,
ठीक है, ये ऐसी। इस लंबी बोन में कुछ पतली पतली ठीक है, इनको हम हेवर्शियन नलिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? हेवर्शियन नलिकाएं। इन हेवर्शियन नलिकाओं से बेटा रक्त वाहिनियां, आर्टरीज, वेन्स, लड़की पहले ही मिल गई है। मैम पीरियड्स कैसे इफेक्ट करते हैं हाइट को, सपना पूछ रही है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता सकती हूँ ये लड़की ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। क्योंकि मैम हमें पीरियड स्टार्ट हो गए तो हमारे घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि अब तो तुम्हारी क्या ही हाइट बढ़ेगी। ऐसा ही है बेटा कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पीरियड्स का हाइट से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है कि पीरियड्स शुरू हो गए हैं सपना तो अब हाइट नहीं बढ़ेगी, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि पीरियड शुरू हो गए इसलिए अब हाइट होनी बंद हो गई, नहीं। ऐसा है कि पीरियड्स शुरू होना मतलब लड़कियों में प्यूबर्टी का स्टार्ट होना या प्यूबर्टी का आना, लड़कियों में किशोरावस्था आना, उसका सबसे पहला साइन होता है पीरियड्स का स्टार्ट होना। ठीक है, तो लड़कियों में बेटा किशोरावस्था आना, पीरियड शुरू होना। और मैंने क्या बोला कि किशोरावस्था के साथ ही ये मेटाफाइजल प्लेट नष्ट होने लग जाती है। तो एक्चुअल में हमारी मम्मियों को मेटाफाइजल प्लेट का कंसेप्ट नहीं पता है। उन्हें यह पता है कि पीरियड शुरू होने के बाद अब हाइट नहीं बढ़ेगी, उन्हें ये नहीं। अब लेकिन तुम्हें पता है कि पीरियड शुरू हो गए मतलब किशोरावस्था आ गई, किशोरावस्था आ गई मतलब एपिफाइजल प्लेट जो है वो आपकी नष्ट होनी शुरू हो चुकी है, खत्म नहीं हुई है अभी, पर अब खत्म होनी शुरू हो चुकी है। तो अभी टाइम है, 1-2 साल में जितनी स्किपिंग और ये दौड़ा भागी करके अपना या एक्सरसाइजेस वगैरह करके अगर आप हाइट बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, फिर नहीं बढ़ेगी। समझे या नहीं? हाँ मैम बट ये गलत है। नहीं मोना, गलत नहीं है, उनका ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है कि पीरियड शुरू हो गया अब हाइट नहीं बढ़ेगी, पर उसके पीछे का कंसेप्ट गलत नहीं है ना। पीरियड शुरू होना मतलब कि आपका प्यूबर्टी आना, किशोरावस्था आना। अरे द्रविड़ राजपूत ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। और किशोरावस्था आना यानी कि अब हाइट उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बोन का अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मैं आपको ये वाला सेक्शन बोन का निकाल करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी बोन। सबसे पहले बेटा इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जिसे हम बोलेंगे पेरीऑस्टियम, पेरी मतलब बाहर की तरफ, ऑस्टिया मतलब आपकी बोन, और एक और इसकी कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम। ठीक है, बाहर की तरफ का आवरण पेरीऑस्टियम, और अंदर की तरफ का आवरण एंडोस्टियम। ठीक है, इसमें बाहर की तरफ बेटा अस्थि बनाने वाली कोशिकाएं हैं जिन्हें हम बोलेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियो मतलब अस्थि, ब्लास्ट मतलब यहाँ पे बनाने वाली, वैसे ब्लास्ट का मतलब फटना होता है। ठीक है, ये इनको हम बोल देंगे ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं। यहाँ पर भी हो गई आपकी ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं। ये जो पिंक कलर की है बेटा इनको हम बोल देंगे हेबर्शियन कैनाल या हेबर्शियन नलिका, हेबर्शियन कैनाल। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस इतने डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इस हेबर्शियन कैनाल से क्या क्या जाता है? इससे जाएगी एक रक्तवाहिनी मतलब आपकी धमनी, इससे जाएगी एक शिरा वेन,
इससे जाएगी आपकी लसिका वाहिनी, ठीक है। तो इस हैवर्शियन नलिका से बेटा आपकी रक्त व लसिका वाहिनियां जाती हैं, इससे आपका ब्लड पास होता है, ठीक है। रक्त और लसिका वाहिनियां यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, इनके चारों तरफ ऐसे रिंग पैटर्न में आपकी अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं, और अस्थि कोशिकाएं जिस गुहिका में या जिस गुहा में पाई जाती है उसको बेटा हम लैक्यूने बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको हम? लैक्यूने। यस, और ये जो लैक्यूने है इनको हम, ये लैक्यूने जो होते हैं ये रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और इस रिंग को बेटा हम लैमिले बोल देते हैं, या लैमिली भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इनको हम लैमिले बोल देते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट से जो कोशिकाएं बनेंगी उन कोशिकाओं को हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं को हम ये हो गई आपकी अस्थि कोशिका, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी अस्थि अणु, आप इसको बोल सकते हो ऑस्टियोसाइट। और ये जिस गुहिका में पाई जाती है वो गुहिका कुछ इस तरीके की ही होती है। ये हो गई गुहिका, जिसे हम बेटा लैक्यूने भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब यही बेटा इस तरीके से इसके चारों तरफ अरेंज्ड होती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इस तरीके से। हाँ, इस बैच में मुस्कान ही मुस्कान है, लेकर के मैडम से, मैडम के शक्ल से लेकर के चैट सेक्शन तक मुस्कान ही मुस्कान है। मैडम के चेहरे पे भी मुस्कान और पूरे चैट से भी मुस्कान, ऐसा। तो इस क्लास में मुस्कान ही मुस्कान है, गम का नामो निशान भी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, यस। अब इसके अंदर बना दो अपनी कोशिकाएं। ये हो गए आपके ऑस्टियोसाइट। तो एक गुहिका के अंदर एक अस्थि कोशिका, समझे कि नहीं? इसके अलावा भी और रहते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने भी उतना ही दिखाया है, ऐसे पूरे चारों तरफ फैले रहते हैं। ये सरकमफ्रेंशियल लैमेले, हैवर्शियन लैमेले, इंटरस्टिशियल लैमेले, ऐसे अलग अलग नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है। मैम कितना बचा है कनेक्टिव टिश्यू? बस ये पढ़ेंगे अस्थि के, इसके बाद हम बस अस्थि के काम देखेंगे, फिर उपास्थि है। तो आज हम खत्म कर देंगे अगर आप लोग मेरा साथ दें तो।
तुम अगर साथ देने का वादा करो, तो खत्म ही कर दें आज। हाँ, कितना बचा है? हाँ? मैं यूं ही हूँ नगमे सुनाता रहूं। मैम डर बहुत है मुस्कान से, बात तो सही है। ये मुस्कान ही थी ना जिसने ड्रम में भर दिया था। हम जब छोटे थे, मतलब छोटे मतलब अभी जिस उम्र में अधेड़ में, इससे तो छोटे ही थे, तो एक वो चला था, नोटों पे लिखा रहता था सोनम बेवफा है। तो उस टाइम पर सोनम बहुत बदनाम हो गई थी। कोई सोनम नाम की लड़की से दोस्ती नहीं करना चाहता था। फिर ये सोनम वाला हादसा हो गया, सोनम रघुवंशी जिसने अपने पति को धक्का दे दिया। तो फिर लोगों ने कहा कि देखो वो जो नोट पे इतना सालों पहले लिखा था सोनम बेवफा है, वो झूठ नहीं लिखा था, सच लिखा था। टफ डायग्राम क्या टफ है, देखो मैंने एक एक लाइन तुम्हारे सामने बनाई, कितना मजा आ रहा है। हाँ, तान्या सही पकड़े हैं दशानंद। मैम आपका मेडिजी आएगा बायो का, तुम खरीदोगे तो निकाल देंगे। नाटा सर का फ्रॉक स्टार्ट हो गया है, ओ माय गॉड। सर ने कॉकरोच नहीं बढ़ाया क्या? मैंने तो पहले ही कहा था, चारू मुझे जेलस वाला बोल रही थी। मैं जलती नहीं हूँ। कल शुरू हो जाएगा मेंढक, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी स्पीड यही रहेगी, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू compete with anyone. आई एम हियर टू टीच माई स्टूडेंट्स। यस, सर की स्पीड है यार, ज्यादा नहीं है मेरी। अरे मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। चलो डन, यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट है बेटा, अस्थि के काम देख लो। व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ बोन्स? अस्थि के कार्य। चलो काम बताओ जरा बोन्स के। सबसे पहला काम जो मुझे याद आ रहा है वो ये कि ये शरीर को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यानी कि, हेलो डिनर डन अमोर, संरचनात्मक, एसी ऑफ कर दिया बेटा, ढांचा प्रदान, मेरा वाला नहीं आपके रूम का, करती है। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं ऑफ करो, आप अपने रूम का ऑफ करके आगे ना। शरीर को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है, मतलब आपकी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, छोटे हो, लंबे हो, सीधे हो, टेढ़े हो, ठीक है, जो फ्रेमवर्क है आपकी बॉडी का, दैट इज बिकॉज ऑफ बोन। ठीक है, बोन्स अगर छोटी हैं, आपकी हाइट छोटी, बोन्स लंबी, हाइट लंबी, बोन सीधी, सीधे, बोन्स टेढ़ी, टेढ़े, झुक जाओगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। दूसरा बेटा इनका क्या काम होता है, अस्थियां जो होती हैं बेटा, ये ऊतकों, जो भी आपके बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं या अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, कवच, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करती है। तो आपके जैसे लंग्स हैं, ठीक है, कितने नाजुक हैं, आपका ब्रेन है कितना नाजुक है, आपका हार्ट है कितना नाजुक है। तो इन नाजुक से अंगों को प्रोटेक्शन देने का काम करती है आपकी हड्डियां। जैसे ये आपका ये क्या है, ये ब्रेन है? नहीं, दिस इज योर स्कल, ये कपाल है, ये हड्डी का ढांचा है। इस हड्डी के आवरण के अंदर आपका सॉफ्ट सा ब्रेन है, ठीक है ना? यस, बिल्कुल सही है श्रेषी। ये आपको चलने फिरने में मदद करती हैं, तो गमन व संचलन में सहायक, ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये बेटा खनिज पदार्थ जैसे
कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आदि का संग्रहण करती हैं। जब ब्लड में इन सबकी कमी आती है तो ये बोन से बेटा निकाल करके ब्लड में डाल देती हैं। ठीक है, तो ये इन सबको भी स्टोर करके रखती हैं। और क्या काम करती हैं बेटा बोन्स आपकी, ये अभी मैंने बताया था, पेशियां बोन से जुड़ी होती हैं, तो ये पेशियों को जुड़ने के लिए स्थल प्रदान करती हैं। पेशियों को जुड़ने के लिए सतह प्रदान करती हैं, सरफेस देती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं बेटा आपकी बोन्स, और बता दो, और क्या काम है आपकी बोन्स के। अभी हमने बताया कि वो आरबीसी वगैरह का है ना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती हैं लाल अस्थि मज्जा में, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिसे हम हीमोपोइसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, और क्या करती हैं बेटा आपकी अस्थियां, और क्या काम है। आरबीसी निर्माण हो गया बेटा। मुस्कान, मुस्कान आज रोहित और विराट बदला लेंगे इंग्लैंड से। अच्छा, इंग्लैंड ने इनकी भैंसें खोल दी हैं। वसा का संग्रहण करती हैं पीली अस्थि मज्जा में, आप लिख सकते हैं वसा संग्रहण करती हैं, है ना। और क्या काम है बेटा इनका, ये कुछ इनके काम है। ठीक है, हाँ, शरीर का भार ढोती हैं भैया, शरीर का भार वहन करती हैं, भार ढोती हैं। ठीक है, तो आज आप अपने पैरों पे खड़े हो, पैरों पे चल रहे हो, तो पैर आपके शरीर का वजन ढो रही हैं। जो 4 पैर पर चलने वाले जानवर हैं, जो हाथों पैर सबसे चलते हैं, उनके शरीर का भार वो 4 उपांग ढोते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपके फंक्शंस हो गए। ठीक है, हो गया बेटी गोविंद, लिख लो जल्दी से। हाँ जी, व्हाट यू आर नॉट गेटिंग, बोर्ड, I kept it somewhere, I kept or you kept, here it is, maybe you take it, जल्दी से लिख लो। मगर साथ देने का बताओ बताओ, कमिंग। डन। इसी के साथ बेटा आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बोन खत्म हो गया। अब हम उठाते हैं अपना सेकेंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू विच इज कार्टिलेज। पूरा आधा घंटा है हमारे पास, कार्टिलेज खत्म हो जाएगा और आज अपना ये कनेक्टिव टिश्यू वाला जो पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल हम मसल्स और नर्वस टिश्यू खत्म कर देंगे, तो 6 लेक्चर में हमारा टिश्यू खत्म हो जाएगा। उसके बाद के 4 लेक्चर में हम कॉकरोच और फ्रॉग खत्म करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा उपास्थि, दैट इज कार्टिलेज। उपास्थि की अगर हम बात करें तो ये भी वही चीज, आधात्री कोशिकाएं और तंतु से मिलके बनी होगी। आधात्री प्लस कोशिकाएं प्लस तंतु। कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं इसमें, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट उपास्थि बनाने वाली, कॉन्ड्रोसाइट्स उपास्थि कोशिकाएं और
कॉन्ड्रोक्लास्ट, इसको खाने वाली। आधात्री बेटा अगर हम इसकी देखें किसकी बनी होती है, तो इसकी आधात्री बनी होती है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की, और तंतु बेटा इसमें दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके कोलेजन और इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। मेरे यहाँ आई गेस रेन स्टार्टेड, लिख लो जल्दी आप ये। कीप योर बुक्स बैक बेटा। वाह, तो ये हो गया बेटा इसका कॉम्पोजिशन, क्या क्या पाया जाता है उपास्थि में। इसके बाद बेटा स्टे अवे, इसके बाद यहाँ पे भी हम एक मतलब स्टार बना के नोट लिखेंगे। उपास्थि की जो आधात्री होती है, इसकी जो मैट्रिक्स है वो ठोस होती है, सॉलिड, ये लचीली होती है यानी कि आनम्य होती है, आनम्य यानी कि फ्लेक्सिबल, और संपीड़न रोधी यानी कि रेजिस्ट कंप्रेशन, रेजिस्ट कंप्रेशन। ठीक है, ठोस मतलब सॉलिड है क्योंकि इसमें ये सब भरा हुआ है। आनम्य मतलब ये देखो, ये आपका उपास्थि है, फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है। ये देखो, ये टिप ऑफ नोज, ये आपकी क्या है, उपास्थि है, लचीली है। ठीक है, संपीड़न रोधी, संपीड़न यानी कि आप इसको अगर प्रेशर करोगे तो ये मुड़ जाएगी, लचीलापन है, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर हटाओगे वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। ये आपने नोज प्रेस कर दी, प्रेस हो गई। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप इसको छोड़ोगे वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा, ये संगीता सही है, इसको हम बोलते हैं बेटा आपकी संपीड़न रोधी, यानी कि कंप्रेशन को रेजिस्ट करना जानती है ये। ठीक है, अब अगर हम उपास्थि की संरचना देखें और उपास्थि के प्रकार, इसमें केवल आपको दो ही चीज देखनी है। तो पहले आप देखिएगा उपास्थि की संरचना, उपास्थि के प्रकार, और फिर अस्थि और उपास्थि में अंतर। तो हेडिंग डालिएगा उपास्थि की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। तो जैसे हमने देखा था, आपके अस्थि के आवरण को हम पेरिओस्टियम बोलते हैं, इसके आवरण को हम क्या बोलेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे उपास्थि बनाने वाली कोशिकाएं, जिन्हें हम बोलेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट, इन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट।
ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर भी लैक्यूने, ऑरेंज कलर से बनाऊं, यहाँ पर भी लैक्यूने पाए जाते हैं और इनको हम बोल देंगे गोहिका। यस यस, आई विल फिक्स इट आफ्टर माय क्लास। और इन वासु आई मे फॉल, इन गोहिकाओं में बेटा जो कोशिकाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं क्या? उपास्थि अणु या उपास्थि कोशिकाएं या ऑस्टियोसाइट्स। गोहिकाओं के अंदर क्या हो गए आपके? सॉरी ऑस्टियो लिख रही हूँ मैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स उपास्थि अणु, ठीक है। और चारों तरफ आधात्री में ये कोलेजन फाइबर्स, ये चारों तरफ आधात्री है ही जो कोलेजन तंतु और आपके कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से मिलकर के बनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है आपका उपास्थि का। अब यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस आपको अस्थि और उपास्थि में देखने को मिल रहा है, जो आप यहाँ एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैम आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ। ये देखो एनसीईआरटी में भी अस्थि और उपास्थि का डायग्राम दिया है, आप देख के बता सकते हो ये अस्थि है। हाँ, आज वासु का सॉन्ग होगा। वासु, यू हैव टू सिंग दैट आई लव माय मॉमी टुडे फॉर माय स्टूडेंट्स होते, ठीक है। हाँ, सो ये अस्थि की संरचना, ये उपास्थि की संरचना। कैसे पहचाना हमने? ये हो गई आपकी हेवर्शियन नलिका, हेवर्शियन कैनाल, ठीक है। इसके चारों तरफ ये क्या हो गए बेटा? ये हो गए आपके लैमिले। इनमें बेटा ये देखो संहत अस्थि ऊतक, ये हो गया। ये क्या है बेटा? गुहिका, जिसके अंदर आपकी अस्थि कोशिका या अस्थि अणु है, ठीक है। यहां आप देखेंगे बेटा ये एक लैक्यूने गुहिका, और गुहिका के अंदर बेटा आपका यहाँ पे ये हो गए उपास्थि कोशिका या उपास्थि अणु, चारों तरफ कोलेजन रेशे वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो हमें बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है अस्थि उपास्थि में, वो हम आगे भी देख लेंगे। पहले एक बार उपास्थि के प्रकार देख लें, ठीक है। हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। वासु साइड हो जाओ बेटा प्लीज। हेडिंग डालिएगा उपास्थि के प्रकार। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। चार तरीके की होती हैं, मैं वैसे तीन ही पढ़ाती हूँ, लेकिन 11th वालों मैंने तुम्हें वहां कितनी पढ़ाई है? तीन पढ़ाई है, चार तरीके बताइए, बता दो मुझे। एक हो गई आपकी काचाब उपास्थि, जिसे हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। दूसरी हो गई बेटा आपकी, तीन बताइए, चार बताइए। अब मैं भी चार बता दूं, ऐड कर लोगे क्या? तब भी मैंने शायद बोला था चार होती है, लेकिन कैल्सीबूत में नहीं पढ़ाती हूँ, पर एनसीईआरटी में एक कैल्सीबूत का एग्जाम्पल दिया हुआ है। किसी को चार भी पढ़ाई, किसी को तीन, चार ही पढ़ाते, जिससे वो तीन पढ़ाई वो लिख लेना है एक और एडिशनल। काचाब के अलावा हो गई एक आपकी इलास्टिन या इलास्टिक उपास्थि, इलास्टिक कार्टिलेज। फिर हो गई बेटा आपकी श्वेत तंतु में वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। एंड लास्ट इज आपकी
कैल्सिफाइड लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी है छोड़ दो। कैल्सीभूत, आओ गॉड ब्लेस। कैल्सीभूत उपास्थि, वेलकम। कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ठीक है। इन चारों को बारे में अगर हम थोड़ा बहुत भी जान ले, थोड़ा थोड़ा भी, एनसीईआरटी में केवल एग्जाम्पल्स लिखे हैं और सबके बारे में अलग अलग नहीं बताया है। मैं आपको सबके अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा देती हूँ, ठीक है। चलो, तो जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है बेटा, ये पाई जाती है लंबी अस्थियों के शीर्ष पर, लंबी अस्थियों के शीर्ष पर। जो भी आपकी लॉन्ग बोन्स हैं, यस। अच्छा, जो कल किया था वो रिपीट करना बेटा। श्वेत तंतु में उपास्थि में क्या होता है बेटा, दो जगह ही पाई जाती है। एक आपके इंटर वर्टिब्रल डिस्क, अंतर कशेरुकी या कशेरुक पट, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। और दूसरा बेटा ये पाई जाती है प्यूबिक संलयन, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बेटा, इस रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं कशेरुकी। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कशेरुकी या वर्टिब्री। रीढ़ की हड्डी बेटा सिंगल हड्डी नहीं होती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सिंगल हड्डी होती बेटा, तो आप झुक नहीं पाते ना, ऐसे बेंड नहीं कर पाते, क्योंकि सिंगल हड्डियां तो फ्लेक्सिबल है ही नहीं ना। हड्डियां क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीलापन नहीं है उनमें, तो मुड़ नहीं पाती हैं। तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें छोटी 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 हड्डियां होती हैं जिनको हम कशेरुकी कहते हैं। और वो कशेरुकी आपस में श्वेत तंतु में उपास्थि से, यानी कि व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज से जुड़ी होती है। और इसी वजह से बेटा हम बेंड कर पाते हैं, झुक पाते हैं। तो यहां पर हो गई आपकी श्वेत तंतु में उपास्थि, जिससे बेटा हम अंतर कशेरुकी पट्ट या इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोल देते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस, आपकी जो हिप बोन है, ठीक है, जो आपकी हिप बोन है, हिप बोन राइट और लेफ्ट में एक एक होती है, जिसको हम कॉक्सल बोन भी कह देते हैं। इस कॉक्सल बोन में 3 भाग होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो दोनों हिप बोन्स जो है, राइट और लेफ्ट वाली जो हिप बोन्स है, वो आपस में आगे की तरफ जुड़ी हुई है, ठीक है। और आगे की तरफ बेटा यहाँ ये जैसे जुड़ी हुई है, उस भाग को बेटा हम प्यूबिस भाग बोल देते हैं। और इन दोनों प्यूबिस भाग के बीच में यहाँ पर आपकी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है। यस माहिलारिया, C7 312 L5 S1 C1, C1 नहीं, उसको बोले हम CX1 बोलेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है ना मैम। क्या आप स्पीड में नहीं पढ़ा सकते? नहीं इम्तियाज खान, मेरी यही स्पीड है यार, मुझे लिखना भी तो है सब कुछ। पढ़ाने को तो मैं बोलो एक लेक्चर में सब पढ़ा जाऊं, पर लिखना भी तो है बेटा, तो लिखने की भी तो कुछ स्पीड होती है, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना, ठीक है। तो प्यूबिक संलयन बेटा यहाँ पर भी आपकी यही श्वेत तंतु में उपास्थि व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है बेटा, जो ये आपकी हिप बोन होती है, ये इस तरह से जुड़ी होती है आगे की तरफ। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी यानी कि जब बच्चे को नॉर्मली प्रसव के दौरान बाहर आना होता है, उस टाइम पर ये जो बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है, जो दोनों प्यूबिक बोन आपस में जुड़ी हुई है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ये थोड़ी सी फैल जाती है ताकि बच्चे को बाहर आसानी आने के लिए जगह थोड़ी ज्यादा मिल सके, ठीक है।
चलिए, इलास्टिक कार्टिलेज, यहाँ पे बेटा इलास्टिन तंतु ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इलास्टिन तंतु की मात्रा ज्यादा होती है। इलास्टिन तंतु ज्यादा मात्रा में पाए जाने की वजह से इसमें इलास्टिसिटी काफी होती है। एग्जाम्पल बेटा ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो टिप ऑफ नोज, यहाँ पे इलास्टिसिटी है ना, तो नाक के शीर्ष पर टिप ऑफ नोज में बेटा ये पाई जाती है, टिप ऑफ नोज। इसके अलावा बेटा जो घाटी ढक्कन होता है ना, एपिग्लॉटिस, जो आपका एपिग्लॉटिस है, जो श्वास नाल में भोजन के प्रवेश को रोकता है, ठीक है, ये आपकी श्वास नाल हो गई, ये आपकी श्वास नाल हो गई। इस श्वास नाल में ऊपर इस तरीके से घाटी ढक्कन पाया जाता है, जो कि जब आप भोजन को निगलते हो तो खाने को आहार नाल में भेजे, गलती से भी खाना आपका श्वसन नाल में ना चला जाए, ठीक है। तो ये क्या करती है, श्वसन नाल को ढक लेती है, जिससे कि खाना आपकी सांस वाली नली में ना चला जाए, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा तीसरा हो गया एल्फिक्स बेटा, और कहाँ पाई जाती है, ये आपके कंठ यानी कि लैरिंग्स में भी पाई जाती हैं, ठीक है। और इलास्टिक कार्टिलेज ये आपके कर्ण पिन्ना, जो आपका ईयर पिन्ना है बेटा, ये भी आपका इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है, तभी तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। ये जिसमें आप झुमकियां लटका रहे हो, गिव मी द कार्ट एल्फिक्स, ठीक है। मेरे लड़के को इतना लेगो का आजकल भूत हो गया है। ये ड्राइवर साहब है, ये काटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका इलास्टिक कार्टिलेज। अब आते हैं हम तीसरे पे। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है आपका चौथा है आपका काचा उपस्थिति, जिसको हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। हाइलिन कार्टिलेज सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है आपकी बॉडी के अंदर वो है आपका दिस हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। इसके अलावा बेटा और क्या है इसके बारे में, ये भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसमें यही काचाभ उपास्थि होती है, जो आफ्टर बर्थ, जन्म के, ब्रिंग योर सी प्लेन, जन्म के बाद अस्थि में रूपांतरित हो जाती है, यानी कि मॉडिफाई हो जाती है। तो ये बेटा एक तरीके से ट्रांसपेरेंट उपास्थि होती है, ठीक है। आपने कभी छोटा बच्चा देखा है, जैसे आप अगर अपने ऐसे लाइट पास करो आप अपनी उंगली से, ऐसे अंधेरे में आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आती है, उजाले में शायद नहीं आएगी। कभी आप अंधेरे में ऐसे लाइट पास करो और ऐसे देखो अपने इसको, हाथ को, अंधेरा कर ले, अंधेरा कायम रहे। देख पा रहे हैं आप ये हाथ, अब इसमें मैंने लाइट जला दी, तो जब हम हाथ में से लाइट पास करते हैं तो कहीं कहीं से लाइट पास हो रही है, कहीं से नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं रखूं, ये हथेली में यहाँ रखूं तो लाइट पास नहीं हो रही है, उंगलियों में से थोड़ी बहुत लाइट पास हो रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे का कभी, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज में अगर आप ऐसा करें तो न्यूबॉर्न बेबीज में काफी हद तक लाइट पास होती है। रीजन बीइंग, न्यूबॉर्न बेबीज में हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। कमेंट्स में रिश्ते बन रहे हैं, अरे अभी कमेंट्स में शादी होके तलाक भी हो जाएगा, तुम जानते नहीं हो, हम जानते हैं। हम 5 साल 6 साल जब से कोरोना आया है तब से हम यहाँ पे जीवन साथी मिलते हुए, प्यार बिल्कुल चरम पे पहुंचते हुए, वहां से ब्रेकअप होते होते डिवोर्स तक हमने जाते देखा है, समझ रहे हो कि नहीं, लिख के ले लो, ले ला। ये जितने अभी पहले चैप्टर में प्रेम के जाल में फंस रहे हैं, ये
आखिरी चैप्टर एवोल्यूशन तक आते आते ये तलाक ना ले लें, और हो सकता है एक आध को खाई आई में या फ्रिज में या ड्रम में ना पैक कर दें। अब तो जमाना बदल गया है ना, तो तुम अपना नाम बदल देना, मेरा तो छोड़ दो। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट होती है, जो हाइलिन कार्टिलेज होती है ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी। ठीक है, यही रीजन है कि जो बच्चे होते हैं उनमें, न्यूबॉर्न बेबीज का आप हाथ लो, उसमें से लाइट पास करो तो आपको लाइट पास होती है, मतलब लाइट दिखती है। आपके में नहीं दिखेगी क्योंकि आपके में तो पीछे बोन्स आ गई है ना, बोन्स तो ना पारदर्शी है, पर हाइलिन कार्टिलेज पारदर्शी होती है। ठीक है ना। अब ये कहाँ पाई जाती है बेटा, ये पाई जाती है आपके कंठ में, लैरिंग्स में। ठीक है, आपके कंठ में ना 9 कार्टिलेज पाई जाती हैं। उन 9 में से कुछ आपकी इलास्टिक होती हैं, कुछ आपकी हाइलिन होती हैं। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है, भ्रूणीय अवस्था में, मैंने बता ही दिया। ठीक है, बाद में ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज इट। अरे मैं सच्चाई बताती हूँ, मैंने बहुत तलाक होते देखे हैं। कभी कभी तो मैं इनसे इतना मोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं घर में बिल्कुल ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देती हूँ, आज तो बस तलाक अलग हो जाओ, बस शक्ल ही नहीं देखनी है। अरे सच बता रही हूँ। ट्रैकिया, यस ट्रैकिया, हाँ ट्रैकिया में पाई जाती है ये, श्वासनाल में। ठीक है, ये आपके जो पसलियां हैं उनके और उरोस्थी के बीच में पाई जाती है, उरोस्थी व पसलियों के बीच, बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, बिटवीन स्टर्नम मैम मुझे भी देखना है किस तरह तलाक होता है। अरे मुस्कान अभी तुम जुड़े रहो, अभी तो पहला चैप्टर चल रहा है, छठी क्लास है आज, कितने ऐसे लगेंगे, मतलब इस चैप्टर में हमें लग जाते हैं आराम से 11-12 लेक्चर्स। फिर आपके एनिमल किंगडम में 6 से 7 मान लो, बायोमोलिक्यूल्स में 6 मान लो, सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के इन जनरल 5 मान लो, 5 से 6, ठीक है 5 तो मान ही लो। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मिला करके आप 11 मान लो, 11-12। बायोटेक के मिला करके आप 8 मान लो, हेल्थ एंड डिजीज के 7 मान लो, एवोल्यूशन के 6 मान लो, इन सबको प्लस कर लो, इतने दिन के इनके रिश्ते होते हैं। टिप ऑफ नोज में ही हो गया ना आपका इलास्टिक, नेजल सेप्टम में हाइलिन होता है। ठीक है, चलिए डन है यहाँ तक। इसी के साथ खत्म होता है हमारा संयोजी ऊतक। एक हम एडिशनल लिख लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ठीक है, अस्थि और उपास्थि की संरचना में अगर हम अंतर देखें, जो कि हमने भी बनाया भी है, वो क्या है एक बार वो देख लो। अस्थि दैट इज बोन, उपास्थि कार्टिलेज। इन्हें आज जो मैडम दुश्मन लग रही है ना, मैं अगर अब इनको ज्ञान दूंगी तो इनको समझ में नहीं आएगा, इन्हें लगेगा अरे मैडम लाइफ तो सेटल हो ही जाएगी, पढ़ तो हम लेंगे ही, हम इतने होशियार हैं। मैडम आप हमें ऐसे फालतू बातें मत बताओ, हम पढ़ तो लेंगे ही खुद, हम यहाँ आते ही अपने जीवन साथी ढूंढने हैं। ये जो आज ऐसा समझ रहे होंगे, ये जब तक सिलेबस खत्म होता है तब तक ये मुझसे शिकायत करने लगते हैं, मैडम वो देखो मुझे क्या बोल रहा है, मैडम वो देखो मुझे। हाँ, यहाँ डिवोर्स तक देखने को मिलेगा। सुनिधि। चलो, सबसे पहली बात बेटा, हमने अस्थि में क्या देखा, अस्थि में एक गुहिका में एक ही अस्थि अणु होता है, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, लेकिन उपास्थि के केस में हमने क्या देखा, एक गुहिका में, एक सिंगल लैक्यूने में 1 से 4 उपास्थि अणु देखने को मिल सकते हैं, उपास्थि अणु हो सकते हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, तो किसी में 4। फिर बेटा अस्थि में जो वृद्धि होती है वो दोनों तरफ से होती है, इसमें जो वृद्धि होती है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की ओर होती है, अंदर से
बाहर की ओर होती है, इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ। कैसे, समझ लो जरा इस पॉइंट को। ये हमने अस्थि की संरचना देखी। अस्थि में आप देखेंगे यहां पर भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बाहर से अंदर की तरफ बनाएंगे बोन, अंदर की तरफ भी ऑस्टियोब्लास्ट है तो ये अंदर से बाहर की तरफ बनाएंगे। तो बोन्स के केस में दोनों तरफ से ग्रोथ होती है। आज क्वेश्चन नहीं है बेटा, ठीक है। कार्टिलेज के केस में हमने क्या देखा, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो केवल बाहर की तरफ है, तो यहां पर वृद्धि केवल बाहर से अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो कार्टिलेज के केस में हमने क्या देखा बेटा, कि इनमें जो वृद्धि होती है, ठीक है, इनमें वृद्धि केवल बाहर से अंदर की ओर होती है, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर। इसको हम बोलते हैं यूनी, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ होता है बेटा इन केस ऑफ कार्टिलेजेस। और क्या अंतर देखने को मिलता है, बोन्स में बेटा रक्तवाहिनी या रक्त आपूर्ति होती है, ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। हेबर्शियन नलिकाएं बीच से जा रही हैं तो उनके बीच से ही ब्लड सप्लाई हो रही है। कार्टिलेजेस में रक्तापूर्ति केवल उसके आवरण तक होती है, ठीक है, बीच में ब्लड सप्लाई नहीं होती है कार्टिलेजेस के केस में। बोन्स में तो बीचों बीचों हेबर्शियन नलिकाएं निकल रही है, उनसे ब्लड वगैरह जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप लिख लेना बाद में, मैं जल्दी से एनसीईआरटी पढ़ के इसको खत्म करती हूँ। तो 3 प्रकार के कल हमने देख लिए थे संयोजी ऊतक होते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका शिथिल, ढीले या लचीले संयोजी ऊतक, जिसमें कोशिका और तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारी पदार्थ में शिथिलता यानी कि ढीले रूप से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए बेटा त्वचा, गर्तिका ऊतक। गर्तिका ऊतक बेटा आपके एरियोलर टिश्यू को ही बोला गया है, ठीक है, गर्तिका ऊतक आपके एरियोलर टिश्यू को ही बोला गया है। ये और लिख लो तुम, अंतराली संयोजी ऊतक को भैया गर्तिका ऊतक भी बोलते हैं, क्योंकि ये गर्त में पाई जाती हैं। गर्त मतलब एरियोले में पाई जाती हैं। थैंक गॉड मैम। क्या हुआ भाई मुबाशिरा, उम्मीद नहीं थी कि मैडम खत्म कर दोगी, कर दिया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, तो सारी उम्मीदें पूरी कर दूं मैं, ठीक है ना। चल, ये प्राय उपकला के लिए आधारी ढांचे का काम करती है, पहले बता दिया, ठीक है। इसमें जनरली तंतुकोरक, महावक्षाणु, मास्ट कोशिकाएं ये सब पाई जाती हैं। दूसरा आ गया बेटा आपका, ये हो गया पहला गर्तिकायस अंतराली संयोजी ऊतक। दूसरा आ गया बेटा ढीले में आपका वसा संयोजी ऊतक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी मेनली त्वचा के नीचे पाया जाता है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। हैप्पी बर्थडे, कौन है, विराट कोहली। आगे बेटा इसमें कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। भोजन का वो पदार्थ जो इमीडिएटली काम में नहीं आता वो वसा के रूप में परिवर्तित होकर के इसमें संग्रहित हो जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर बात करें सघन संयोजी ऊतक की बेटा, तो इसमें तंतु और तंतु कोशिकाएं दृढ़ता यानी कि टाइटली अरेंज रहती हैं। अभिविन्यास के आधार पर अगर हम बात करें तो ये आपके सघन संयोजी ऊतक को नियमित और अनियमित तरीके से हम बांट सकते हैं, ठीक है। नियमित की अगर हम बात करें, सघन नियमित ऊतक में हमने क्या देखा, तो तंतु कोरक और जो गुच्छे हैं मतलब कोलेजन के, वो समानांतर व्यवस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल कंडराएं, टेंडन्स, ठीक है, जो कंकाली पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं। स्नायु, लिगामेंट्स, ठीक है, जो कि अस्थि को अस्थि से जोड़ती हैं। ये इसके उदाहरण हो गए आपके नियमित के, ठीक है। कोलेजन तंतु बेटा इनको कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे कि वो आसानी से टूटे ना। फिर बेटा हम बात करते हैं आपके सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीले स्नायुओं में पाया जाता है। सघन अनियमित की अगर हम बात करें तो इनमें तंतु और तंतु कोरक जो होते हैं वो रैंडमली व्यवस्थित होते हैं, अभिविन्यास अलग होता है, और ये आपके त्वचा के नीचे पाए जा सकते हैं और त्वचा में पाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ बेटा मैंने बताया जितने भी आपके आवरण है वहां पर भी यही अनियमित पाया जाता है। स्ट्रक्चर हम इसका देख चुके हैं।
उपास्थि में बेटा अंतर कोशिकीय पदार्थ यानी उसकी जो आधात्री होती है वो ठोस, विशिष्ट, अनम्य और संपीड़न रोधी होती है। इनको बनाने वाली कोशिकाओं को हम उपास्थि अणु बोल देते हैं। ठीक है, जो अपने ही द्वारा बनाई गई आधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद रहती है। ये बच्चे में पाई जा सकती है, ज्यादातर उपास्थियां होती हैं बच्चे के अंदर। वयस्क अवस्था में ये अस्थि में कन्वर्ट हो जाती है या उससे प्रतिस्थापित यानी कि इनकी जगह अस्थियां आ जाती हैं। एडल्ट में बेटा कुछ उपास्थि नाक की नोक, बाएं कान संधि, मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के बीच में और पैर और हाथ पे पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमने क्या देखा, भ्रूण में आपकी काचा उपास्थि होती है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। नाक की नोक और बाएं कान संधि में आपकी इलास्टिक कार्टिलेज होती है, वो लचीली वाली। ठीक है, फिर आपके मेरुदंड के आसपास यहाँ पे आपकी जो अस्थि होती है उसके बीच में व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज श्वेत तंतु में पाई जाती है। हाथ पैर के शीर्ष पे यहाँ पे बेटा आपकी क्या बोलते हैं उसको, कैल्सीफाइड उपास्थि पाई जाती है। इतना ही दिया है यहाँ पे। अस्थि की बात करें तो यहाँ पे खनिज होता है, तो ठोस तो संयोजी ऊतक है। आनम्य आधात्री, ये गलत है, ये अनानम्य होगा। अनानम्य यानी कि नॉन फ्लेक्सिबल होती है ये। ठीक है, यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबल होती है, कोलेजन और कैल्शियम लवण की वजह से बेटा मजबूती प्रदान करती है। ये शरीर का मेन ऊतक है जो कि शरीर के, अब इसके ही काम हो गए, कोमल अंगों को संरचनात्मक ढांचा उनका बनाना। ठीक है, ऊतकों को सहारा और सुरक्षा देना, तो संरचनात्मक ढांचा बनाना, सुरक्षा देना। इसके अलावा बेटा यहाँ पे भी कोशिकाएं जो होती हैं वो आधात्री में रिक्तिकाओं में पाई जाती हैं, एक ही होगी एक रिक्तिका के अंदर। फिर आपका पैरों की जो लंबी अस्थि होती है वो शरीर का भार ढोती है। फिर ये आपका कंकाली पेशी से जुड़ करके काम करती हैं, तो इनको ये गमन और संचरण में मदद करती हैं, कंकाली पेशी को जुड़ने के लिए देती हैं जगह। फिर कुछ की अस्थि मज्जा में आपकी ब्लड सेल्स का निर्माण हो रहा है, ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, हाय श्रुति, क्लास में हूँ, करूँ मैं आपको कॉल? हाँ हाँ हाँ, चलो। Why didn't you talk? हाँ, श्रुति दीदी was there ना, you could have talked। चलिए, तो रक्त बेटा हम अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये क्वेश्चंस कल के हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके थे। और क्या है, शी इज गुड। ये बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये हम पढ़ेंगे आपके उधर शरीर द्रव्य अध्याय 17-18 में। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। चलिए, होमवर्क में बेटा आज आप डीपीपी 2 करिएगा प्लीज, बिकॉज डीपीपी 2 में आपका पूरा संयोजी ऊतक दिया हुआ है। डीपीपी 1 में आपका पूरा उपकला ऊतक। और मैम कंप्रेस के बारे में बताओ। कंप्रेस करना मतलब दबाना। ठीक है, मैंने बोला कार्टिलेज जो होती है कंप्रेशन रेजिस्ट करती हैं, संपीड़न रोधी होती हैं। आप इसको दबाओगे, जैसे ही आप छोड़ोगे वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। चलो, कुछ बच्चे मुझसे पूछे मैडम आप सीजेपी को सपोर्ट करती हैं। बात सुनो बेटा, आप ना जवाब सुनने के जितने स्ट्रांग है नहीं, अभी मैं कुछ बोलूंगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेटर मैं आपको उसका आंसर ना दूं। पासो कम स्टैंड हो भैया, होते होते मैं सीजेपी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। वो जिस मुद्दे के साथ आई थी नीट पेपर लीक वगैरह, उसको मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन वो अपने मुद्दे से फिलहाल भटकी हुई है। ठीक है, वहां पे नीट पेपर को छोड़ के सारी बातें हो रही हैं। सो यस, आई एम नॉट सपोर्टिंग सीजेपी पर्टिकुलरली। हाँ, लेकिन जो मुद्दे हैं नीट पेपर लीक और वो, उसके लिए तो बेटा अलग सर भी लड़ रहे हैं ना, बस वो, पर वो भी सीजेपी के साथ नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके मुद्दों के लिए जो आपके हितैषी हैं वो लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम सीजेपी के साथ नहीं, तो सीजेपी का मुद्दा गलत है। हाँ चलो, I am my mommy. I am my mommy. Yes, I do. Here and this hurt for you. Thank you, mommy. All you do. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you. I love you. I love you, baby. You too. You too. जो सुर छेड़ता है ना ये, थोड़ा मुस्कुरा दो, हमने बायो पढ़ ली है। हाँ,
जब ये सुर छेड़ता है, आई लाइक Two. क्यू टू। चलो गो, You अभी आई एम two. कमिंग, विल मेक न्यू लेगो टुडे। No, what that? यस, Which one? लेदो। इसकी लिस्पिंग कब बंद होगी? ओके, गो टेक योर कार्ड ऑन द स्लैब फर्स्ट। इतना तुतलाता है ना ये। मैं इसको ना, ओके, इसको ना आजकल लेगो का शौक चढ़ा है बहुत, तो मैंने कहा अभी विल मेक न्यू। ओ न्यू लेदो। लेदो नहीं, इट्स लेगो। चलिए, कल बेटा हम टिश्यू खत्म कर देंगे, पेशी और संयोजी, यकीन। फाइव था आज। सो कल हमारा उतक वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा और बाय बाय। अभी बच्चा है, पता नहीं। हाँ, थैंक यू, बाय बाय।